अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 43 है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 चैप्टर्स हमारे एंड हो चुके हैं। तकरीबन समझ लें हाफ सिलेबस हमारा एंड हो गया है। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि ऑब्वियसली 7 भी उससे रिलेट कर रहा है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर है। सब्सटैंटिव में हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट चैप्टर के अंदर, आइज़ा 520 को, वो बस उतना ही था। बाकी हम टेस्ट और डिटेल्स को अब डिस्कस करेंगे डिटेल में मज़ीद। इसके अंदर जो अहम अकाउंटिंग हेड्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अहम एलिमेंट्स होते हैं, आइटम्स होती हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट होगी। तो आज हमारा जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 8 है, वो डिस्कस कर रही कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जो हैं उनके ऊपर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स किस तरह से अप्लाई की जाती है। बेसिकली नॉन करंट एसेट के ऊपर बात कर रहा है। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट उसको हम देख लेते हैं जी। ठीक है, कि उनके अंदर अप्रोच हमारी देखें, सिंपल अप्रोच वही रहनी है। अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमें तैयार हो। देखें यहाँ पे ना इस दो तो ये बता दिए गए हैं। अगले चैप्टर में आप जाएंगे वहाँ पे करंट एसेट का है। करंट एसेट में भी उसने इन्वेंट्री का बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप आए रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स हैं। ठीक है, फिर कैश एंड बैंक है, और अदर एरियाज़ वाला चैप्टर 10 है, उसमें ट्रेड पेबल्स आ गए, एक्रूवल्स आ गई, एक्विटी आ गए, नॉन करंट लायबिलिटी आ गई, इनकम स्टेटमेंट की कुछ फिगर्स का है। उसने हर एक चीज़ नहीं बताई हुई। ठीक है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कंट्रोल समझाए हैं, जितने समझाए हैं आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंट्रोल्स कैसे बनते हैं, टीओसीज कैसे बनते हैं, आप खुद कर सके अप्लाई। यहाँ पर भी वो ये कह रहा है कि भाईजान मैंने आपको प्रोसीजर बता दिए हैं, चार चैप्टर बेसिकली 7, 8, 9, 10 वगैरह 4 चैप्टर मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए इस चीज़ की। आप इधर से आइडिया लगा लें कि टोटल 15 चैप्टर हैं, इसमें से 4 चैप्टर्स उसने प्रोसीजर के डाल दिए हैं। ठीक है, और वो अलग अलग करके आपको बार बार एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि अब तो भाई आपने अप्रोच को समझना है, प्लीज़ रट्टे मारने छोड़ दें अगर लगा रहे हैं अभी तक, क्योंकि अब ये लेक्चर्स पब्लिक हैं, जा रहे होंगे हर जगह पे। तो जिस बंदे की अप्रोच है ना क्रैमिंग वाली, प्लीज़ उसको क्विट कर दें। कॉन्सेप्चुअली चीज़ को, प्रैक्टिकली समझे चीज़ को कि वो है क्यों, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर वो होगा। कल की अप्रोच में ज़रा आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। अप्रोच हमारी ये थी कि भाई सबसे पहले हमने रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है। कई बार उन्होंने बताया होता है, अदर दैन दैट फिर हमने खुद कर लेना है। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई होगा, फिर हमने देखना है वो रिस्क कौन सी एजर्शन को हिट कर रहा है, क्योंकि ये जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स है ना, ये एजर्शन वाइज टेस्टिंग है, ये माइंड में रखना है। हमने हर हेड की 6 एजर्शंस, रेवेन्यू है उसके ऊपर 6 एजर्शंस लगती हैं सारी करनी। कॉस्ट ऑफ सेल की 6 एजर्शन है, परचेजेस की 6 एजर्शन है, एक्सपेंसेस की 6 एजर्शन है, इन्वेंट्री में जाएंगे 6 एजर्शन है, उसकी अलग है, पीपी की 6 एजर्शन है। हर किसी को देखना है। अगर तो पूरे हेड का पूछ लेता है, अगर वो स्पेसिफिक एजर्शन का कहता है कि सिर्फ वैल्यूएशन को देखें, तो हमने अपने आप को जज्बाती नहीं करना, कंट्रोल करके हमने रखना है। हमने सिर्फ वैल्यूएशन के ऊपर बात करनी है। बात आ रही है समझ? एजर्शन हमने देख ली, अब उस एजर्शन को ही सिर्फ हमने वेरीफाई करते हुए ओनली रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा, अब ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए भी पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि स्पेशल प्रोसीजर ही हमें मिल जाए। अगर तो उसके हवाले से आपकी बुक में या मतलब के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ अवेलेबल, जैसे इन्वेंट्री के ऊपर स्टॉक टेक, आप इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। स्टॉक टेक पूरा आइज़ा 501 के अंदर बताया हुआ है किस तरह आपने उसको लेकर चलना है, 501 में। ठीक है, अच्छा, फिर आप लिटिगेशन क्लेम्स की बात करें कि लिटिगेशन के ऊपर लीगल एडवाइजर को कंफर्मेशन वगैरह भेजनी, आइज़ा 501 बताता है उसका भी। ठीक है, आप कंफर्मेशन की बात करें, बैंक कंफर्मेशन वगैरह वो लाजमी कहता है, आइज़ा 505 आपको कहता है। तो कुछ तो स्पेसिफाइड है, जैसे रिलेटेड पार्टी के भी आपको आएंगे प्रोसीजर्स। गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर 14 के अंदर, मतलब फाइनलाइजेशन के लेवल पर जाके। तो वो तो स्पेसिफाइड प्रोसीजर हैं, वो स्पेसिफिक हैं, वो आपने लिखने हैं। लेकिन अगर किसी हेड पे स्पेसिफिक नहीं है, मिसाल के तौर पर सेल्स के ऊपर जनरल प्रोसीजर्स ही होते हैं, आपने खुद बनाने हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो लिखे होंगे, लेकिन वो स्पेशल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं आपसे रिक्वायर कर सकते, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब जब चेंज करना है तो आप फिर आते हैं जी अपने 4th स्टेप के ऊपर। वो आपने रेलेवेंट प्रोसीजर अप्लाई करना है उन 7 प्रोसीजर में से जो आपने कल यहाँ पे लिखे भी थे। आइज़ा 500 ऑडिट एविडेंस का जो स्टैंडर्ड, वो 7 प्रोसीजर बताता है। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, री परफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन। ये भाई आपको काउंटिंग की तरह याद होने चाहिए, ये भी एजर्शंस भी। अब आपने इसमें से सिर्फ वो वाला लगाना है जो उसमें रेलेवेंट है। अच्छा, अब अगर तो आपको एविडेंस मिल जाता है तो ठीक है भाई,
अगर एविडेंस नहीं मिलता, अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस है, तो फ़ौरन उसको आपने स्कोप लिमिटेशन नहीं कह देना, आपने दूसरी तरफ से ले आना है ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करने। अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी कोई नहीं लग रहा तो फिर आपने जाके मैनेजमेंट से डिस्कस करना है कि सर जी ये कुछ नहीं मिल रहा है मैनू, मैं की करा। अगर वो फिर भी आपकी हेल्प नहीं करते, आपको एविडेंस नहीं लेकर देते, देन इट इज़ कॉल्ड अ स्कोप लिमिटेशन, ठीक है। और दूसरी मिसस्टेटमेंट थी, मिसस्टेटमेंट के लिए आपको एविडेंस चाहिए होता है, मिसस्टेटमेंट नहीं है उसका भी एविडेंस चाहिए होता है, मिसस्टेटमेंट है उसका भी एविडेंस चाहिए होता है। क्लियर है भाई बात? ये हम अप्रोच हमने डिस्कस की थी और आप देखेंगे हम यही अप्रोच सारी इधर फॉलो कर रहे होंगे। चलें जी डिस्कस करते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट। उसने पहले तो बताया थी इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट टू ऑडिट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन उसकी है, कहते हैं बिफोर लुकिंग सब्सटेंटिव टेस्ट फॉर टेंजिबल इट इज़ यूजफुल टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज एसेट दैट इट इज़ प्रेजेंटेड इन दी एफएस। वो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो भाई आपको ये जो उसने बनाया हुआ ना, इसको फिक्स एसेट स्केड्यूल आप बोलते होंगे या आप इसको पीपी डिस्क्लोजर बोलते होंगे शायद, वैसे इसका नाम फिक्स एसेट स्केड्यूल IAS 16 के अंदर आपने बनाया हुआ ना। ये फिक्स एसेट स्केड्यूल का आइडिया है भाई, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने IAS 16, IAS 16 बहुत पढ़ा हुआ है पीपी का स्टैंडर्ड, तो ये वही है। तो हमने इसके अंदर अब देखें क्या होता है, कॉस्ट बताई होती है आपको तमाम एसेट्स की, ठीक है। उसकी ओपनिंग आ जाती है, एडिशन डिलीशन आ जाती है, क्लोजिंग आ जाती है, हर क्लास ऑफ एसेट को अलग अलग बताया होता है। फिर वो आपको नीचे क्या बताता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नीचे भी कुछ लोग साइड पे बना लेते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। हम लोग वैसे प्रैक्टिस में जो कर रहे होते हैं वो हम साइड पे कर रहे होते हैं। आप लोगों को मैंने कहा था एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, नहीं की होंगी आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने बस बता दिया था, मेरा फ़र्ज़ बनता रहा आपको गाइड करना, नहीं करना ना करें, रट्टे मारें, जो मर्ज़ी करें, आपका अपना है। देखिए डिस्टेंस लर्निंग में अगेन बात हुई है कि डिसिप्लिन होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना कोई फ़ायदा नहीं है आपको खुद, क्योंकि आपके ऊपर छड़ी लेकर तो नहीं उस्ताद खड़ा हुआ, आपको खुद सेंस होनी चाहिए कि यार मुझे एक बार जब कह दिया गया तो मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरी अकल है, मैं खुद उस चीज़ को फॉलो करूँगा। आपको एनुअल रिपोर्ट्स का कहा हुआ था, वो आप उसको अभी तक नहीं की तो अफसोस की बात है, उसको डाउनलोड करें। उसमें बहुत सी चीज़ें अक्सर जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें मिल जाती हैं। फिक्स एसेट स्केड्यूल आपको वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगा, और क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी की होगी तगड़ा मिलेगा, अच्छा भला उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होगी, बहुत कुछ होगा जो आपके IAS 16 को भी रिवाइज करवा देगा और आपका इधर ऑडिट के एंगल से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब उसके अंदर आपकी कॉस्ट आ जाती है, आपके डिफरेंट एसेट्स होते हैं वो आप अलग अलग लिख देते हैं, फिर आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह आ जाती है, फिर उसी के अंदर आपकी इम्पेयरमेंट वगैरह भी आ जाती है जो अगर कोई हो तो, ठीक है। फिर आपका एक एंड रिजल्ट निकलता है जिसको हम WDV कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं या नेट कैरिंग अमाउंट भी कह देते हैं। और आपको पता है कि कंपैरेटिव देना लाजमी है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर चीज़ का देना लाजमी है, हर एक चीज़ के। इवन जो नैरेटिव नोट्स होते हैं जो लाइंस में मतलब लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव नोट्स देते हैं, उसमें पिछले साल की बात आपने करनी होती है अगर किसी जगह पर रेलेवेंट हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर हम पीपी के डिस्क्लोजर में भी ऑब्वियसली लास्ट ईयर का भी पूरा डिस्क्लोजर देते हैं, और हम WDV इस साल की बताते हैं, लास्ट ईयर की बताते हैं, ठीक है जी। तो ये वो इस तरह की वो कहते हैं शक्ल होती है। अब वो कह रहे हैं व्हेन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर इंक्लूडेड इन द SOFP एट अ वैल्यूएशन द नोट्स शुड डिस्क्लोज। वो कहते हैं नोट्स, अब ये उसकी ABC थोड़ी आगे पीछे हुई पड़ी, लेकिन तो ये कहना चाह रहा है कि अगर फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट शो किए गए हैं टेंजिबल एसेट्स, तो फिर नोट्स के अंदर जाके क्या शो करना है, पता है ना भाई। नोट्स आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स का मकसद क्या है, उनका जिंदा होने का, उनकी बेचारे की ज़िंदगी या वजूद का मकसद क्या है। मकसद ये है कि आप जो 4 स्टेटमेंट्स हैं मेन, आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर डिटेल में नहीं आप लिख सकते रही हमारे 500 किस्म के एसेट हैं, वो आपको लिखना पड़ता है जाके नोट्स में। डिटेल में आपने सिंपल लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका भाई ये WDV है। अब वो WDV लिंक्ड होती है नोट्स के साथ, नोट्स में आपने जाके डिटेल बतानी होती है, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट है तो भाई द नोट शुड डिस्क्लोज द बेसिस यूज्ड टू रीवैल्यू द एसेट। अगर आपने फेयर वैल्यू के ऊपर रखे हुए हैं, IAS 16 आपको कहता है कि भाई फेयर वैल्यू के ऊपर भी आप रख सकते हो, कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल आप अपना सकते हो। वो कहता है अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल अपनाया है तो ये जो ऊपर मैं डिस्क्लोजर बता रहा हूँ इसके अंदर आपने बेसिस भी लिखनी है, किन बेसिस पे फेयर वैल्यू हुई है। बेसिस में हम आमतौर पे लिख रहे होते हैं कि भाई किस बंदे ने की थी, ये जैसे दिखा हुआ उसने नीचे, द डेट व्हेन द एसेट्स वर रीवैल्यूड, वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का मतलब वो बंदा, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिसने आगे वैल्यू बताई है कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 5 करोड़ नहीं है 12 करोड़ पे है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था, उसका नाम आपने लिखना है, ठीक है। एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट्स दैट वुड हैव बीन
reported if the assets had been reported using the cost method, and so if the assets had been valued at cost minus accumulated depreciation, or फिर the revaluation surplus and any movements in the surplus using the financial during the financial period। ठीक है। अच्छा, वो बात क्या करना चाह रहा है, वो कहते हैं देखें IAS 16 के मुताबिक फिक्स एसेट स्केड्यूल तो बना लिया, बेस्ट है, लेकिन अगर फिक्स एसेट रीवैल्यू भी हुए हैं तो स्केड्यूल तो बनना ही बनना था। एडिशनली आपने क्या बताना है, एडिशनली भैया आपने बताना है बेसिस क्या थी रीवैल्यूएशन की, क्यों करवाई है रीवैल्यूएशन। ठीक है। फिर उसके बाद किस बंदे ने किया रीवैल्यूएशन, क्या वो इंडिपेंडेंट था, किस डेट पे की गई है रीवैल्यूएशन, और अगर रीवैल्यूएशन ना की जाती तो फिर हमारी कैरिंग अमाउंट क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, यही बोलते हैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। याद है रिपोर्टिंग में कि भाई अगर हम रीवैल्यू ना करवाते तो पहले हमारा एसेट था 100 का, डेप्रिसिएशन थी 5 की, ठीक है, 95 का था, अब हमने करवा लिया फेयर वैल्यू, रीवैल्यू करवाया, उसकी लेट से बढ़ गई, कम भी हो सकती है लेकिन लेट से बढ़ गई है उसकी वैल्यू, अब वो हो गए 150 का, और हमने कहा डेप्रिसिएशन है 10 रुपये की, अब 140 का है। अगर ये रीवैल्यू ना होती तो एसेट होता 95 का, ये आपने वहाँ पे मेंशन करना है, उधर डिस्क्लोज करना है। ठीक है। और आमतौर पे कैलकुलेट करके उधर फिगर्स की सूरत में होता है। ठीक। अच्छा, देन रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी आपने शो करना, जाहिर है अब अमाउंट का फ़र्क आ जाएगा ना कि भाई कैरिंग अमाउंट इतनी थी, बढ़ कैसे गई, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो भी आप शो करते हैं। वो कहाँ पे आप शो करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ही, इक्विटी के नीचे आप लिखते हैं। याद है ना, ये लाजमी है, ये लाजमी है, क्योंकि देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल स्टेटमेंट हमें पता है किस वजह से आती है, या तो अकाउंटिंग पॉलिसी गलत फॉलो की होगी, या अकाउंटिंग पॉलिसी सही फॉलो की है लेकिन भाई साहब उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक है उसको इम्प्लीमेंट नहीं सही किया, सही उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो गलत है, या जो डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है वो नहीं दिए हुए या गलत दिए हुए हैं। तो ये भाई चीज़ें ज़रूरी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AFRF के मुताबिक ही तो हम देख रहे होते हैं कि बने हैं कि नहीं, तो AFRF चीख के कह रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो दिस इज कॉल्ड अ मिस स्टेटमेंट। ओके भाई, चलें आगे। उसने कहा इन एडिशन अ नोट शुड डिस्क्लोज, एक और नोट डालें हैं उसके अंदर, द बेसिस यूज फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट। भाई क्या डेप्रिसिएशन जो आपने लिया इसकी क्या बेसिस है, बेसिस से मुराद यहाँ पे होता है उसके डेप्रिसिएशन रेट्स लिख देते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है तो फिर रेट तो कोई नहीं होगा, फिर आप यूजफुल लाइफ लिखते हैं कि भाई 5 साल यूजफुल लाइफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन मार रहे हैं, या 6 साल के ऊपर, 3 साल के ऊपर, वो आपने मेंशन लाजमी करना है। देन आगे वो एक और बात कर रहा है, कहता है व्हेन एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, और जब डिस्पोज किए जाते हैं, द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल एंड द कैरिंग अमाउंट। वो कहता है इसको भी आपने मेंशन करना है कि भाई क्या आपको गेन और लॉस हुआ है डिस्पोजल के ऊपर। व्हेन नॉन करंट एसेट्स आर अ सिग्निफिकेंट आइटम इन दिस SOFP, the disclosures relating to them are therefore both extensive and of some significance in terms of obtaining audit evidence। कहता है कि अगर आपकी कंपनी इस तरह की है इसमें बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा मेजर वॉल्यूम में PP है। फॉर एग्जांपल आप कहें कि ये एक पावर इंडस्ट्री है, एक बिजली बनाने वाली कंपनी, भाई उसका PP तो है सारा कुछ, अरबों रुपए का PP है उसका, तो उसके अंदर डिस्क्लोजर इंतहाई अहम है कि कोई डिस्क्लोजर मिस नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ मटेरियल है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें तो काम ही सारा PP का होता है। बात आ रही समझ। दूसरा एक सर्विस सेक्टर कंपनी है, उसका इतना PP के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ पे तो आप चलो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि यार इतना क्योंकि अहम नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है इस चीज़ की, तो वहाँ पे कैसे। लेकिन जहाँ पे सिग्निफिकेंट हो एसेट्स, कोई भी चीज़ हो सिग्निफिकेंट, आपने उसको छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि बात वही है शुरू से तो चली थी कि हम रिस्क बेस्ड ऑडिट कर रहे हैं, हमने जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा जान मार रही है। आगे बात समझ। अच्छा, अब वो उसने कहा प्रिंसिपल रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। भाई कौन कौन सी मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं सर जी, वही एजर्शन ही है, 6 एजर्शन है, वही रिस्क है। मतलब है क्या, क्लासिफिकेशन का रिस्क हो सकता है कि यार एक चीज़ PP में आनी ही नहीं चाहिए थी, रेवेन्यू एक्सपेंस था, आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे PP के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, गलत है। या कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने रेवेन्यू के अंदर डाला हुआ है, गलत है, क्लासिफिकेशन का मसला आ गया। एग्जिस्टेंस का मसला आ सकता है, PP लिखा हुआ है मौजूद ही नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। गाड़ियाँ इतनी आ रही है, व्हीकल्स, बाहर निकल के देखा कोई गाड़ी कोई नहीं है, बिल्डिंग्स लिखी हुई हैं, मशीनें लिखी हुई हैं, कौन सा किसने वेरीफाई करनी है, सारी कहानी डाल देंगे, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी। ठीक है। फिर आपका कंप्लीटनेस का मसला है, तमाम के तमाम फिजिकल या जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट है वो नहीं मौजूद। ठीक है। आपका फिर आगे एक्यूरेसी, वैल्यूएशन का बहुत बड़ा मसला है भाई, स्पेशली जब आप फेयर वैल्यू बीच में ले आओ, जब बीच में फेयर वैल्यू ले आओ, अक्सर लोग 2 नंबरियाँ करते हैं। आपने एनरॉन का वाकया सुना होगा, एनरॉन एक कंपनी थी,
उस वो यही करती थी, ओवर स्टेट करती थी अपने एसेट्स को, बढ़ा चढ़ा के लिखती थी, लोगों को बताती थी बड़ा नहीं हमारे पास बहुत एसेट है, ठीक है। लोग फिर ज़ाहिर है एसेट्स देखकर नेटवर्थ ही है ना आपकी, नेट एक्विटी आपकी बढ़ जाती है। लोग करते थे इन्वेस्ट, क्या ये तो बड़ी तगड़ी कंपनी है, सिक्योर्ड कंपनी है, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, एसेट बढ़े इनके पास, इन्होंने तो लॉस में जाना ही नहीं है। वो भाई फिर जब वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मार्केट क्रैश की, स्टॉक मार्केट, वो पता लगा और ठप करके गिर गया, फिर वैल्यू इंक्रीज इंतहाई ओवरस्टेट करके बताई हुई थी, तब उनका ऑडिटर भी फंस गया था। आपको शायद ये बताई हो किसी ने कि पहले किसी दौर में, मतलब 2005-7 की बात है ये, उस वक्त बिग 5 होती थी, आजकल बिग 4 कहते हैं ना, तब बिग 5 होती थी। एक फर्म होती थी ऑर्थर एंडरसन भी एक होती थी फर्म, ठीक है। वो मतलब कि 5 बड़ी फर्म्स कंसिडर की जाती थी। वो फर्म एनरॉन की ऑडिटर थी। उन्होंने भाई फिर ऐसा उनको ऑडिटर साहब को मजाक सिखाया, उन्होंने कहा यार तुम लोग इतने सालों से इनका ऑडिट कर रहे हो, तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहा है कि फेयर वैल्यू को ओवर स्टेट करके इतना ज़्यादा ओवर स्टेट करके बता रहे हैं। तुम्हें नहीं पता था कि ऑडिट एविडेंस का जो आइजा 500 है वो कहता है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर, उसका पैरा 9 आपको बोलता है कि आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस वगैरह को देखना है, कैपेबिलिटी को देखना है। ये पढ़ेंगे सारा हम, या मेरे ख्याल में हमने पढ़ लिया हुआ है शायद उसकी कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी को, ठीक है। तो भाई बात करने का पर्पज़ है कि आपने बतौर ऑडिटर आप ये नहीं कह सकते मेरा सैंपल बेसिस पे था, मैं कुछ भी नहीं देखना। उन्होंने कहा करने की क्या है भाई, देखो किसी हद तक आपको रीजनेबल इंश्योरेंस है वो सेफ साइड पे रखती है कि वी डू नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इंश्योरेंस, वी डू नॉट प्रोवाइड परफेक्ट लेवल ऑफ इंश्योरेंस, लेकिन बिल्कुल बेशर्म भी तो नहीं ना होता कि वहाँ पे सीधी सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं और हम कहेंगे नहीं नहीं मेरी आँखें बंद है, मेरे सैंपल से नहीं आ रहे। तो उनके साथ वो कंपनी भी रगड़ी गई, कंपनी बंद, सही है, कंपनी के डायरेक्टर्स जेलों में, सारा कुछ उनका फारिग, फर्म तबाह, फर्म को उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनके लाइसेंस सब के कैंसिल कर दिए पार्टनर्स के, ख़त्म हो गई फर्म। दुनिया की बड़ी फर्म्स में थी, ऑडिट फर्म्स में। तो भाई ख्याल करना है इन चीज़ों का, ठीक है। वैल्यूएशन का बड़ा मसला हो सकता है, एक्यूरेसी का हो सकता है, देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो सकता है यार हमारे एसेट ही ना हो भाई। एक क्लाइंट पे हम लोग गए, वहाँ पे उसने ना गाड़ियाँ शो की हुई थी कोई 12-14, तो अपने एसेट्स के अंदर ना कंपनी ने, तो हमने अब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखने, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हमने कहा इसके ओनरशिप पे डॉक्यूमेंट ले आओ गाड़ियों के। वो कहते सर वो पता नहीं किधर है। हमने कहा कोई मसला नहीं, एक्साइज की वेबसाइट जिंदाबाद, एक्साइज की वेबसाइट पे ऑनलाइन गए हैं, नंबर डाला गाड़ी का, नाम आ रहा है मिस्टर परवेज़, ठीक है, किसी का आ रहा है मिस्टर शाहिद, किसी का आ रहा है मिस्टर फलां। हमने कहा भाई कंपनी का नाम तो कुछ और है, कंपनी का नाम तो लेट से XYZ लिमिटेड है, ये कौन है? इसका मतलब क्या है कि राइट्स नहीं थे उनके उसके ऊपर, उन्होंने क्यों शो किया हुआ है भाई, एसेट्स है ही नहीं उनके, वो उनके कोई एम्प्लॉयज़ थे, कोई डायरेक्टर थे, या कई बार उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं करवाया था, तो ये भी मसला है ना, जब तक नहीं करवाया तो भाई आप शो क्यों कर रहे हो अपने सिस्टम के अंदर। बात आइए समझ, पता नहीं आपके कब्जे वाली ना हो, गाड़ी की चोरी ना की हो, आपकी जब चीज़ ही नहीं है तो ओनरशिप, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लाइबिलिटीज़ के, राइट्स एसेट के बड़े ज़रूरी हैं कि आप उसको भी देखें। प्रेजेंटेशन वगैरह यही कि डिस्क्लोजर्स सही तरह दिए गए हैं, प्रेजेंट उसको सही तरह किया गया है, ये वो ठीक है जी। तो भाई ऑडिटर साहब ने अब इन्हीं रिस्क के ऊपर तो एविडेंस लेना है, और की मसला है, कोई मसला नहीं है। हमें यही 6 रिस्क हैं कि भाई वैल्यू गलत हो सकती है, हो सकता है कि फिगर एक्यूरेट ना निकली हो सकता है कि एलोकेशन उसकी गलत कर दी हो, इधर का बनता ही नहीं है, क्लासिफिकेशन गलत हुई हो सकता है कि राइट्स ही ना हो हमारे उसके ऊपर, हो सकता है कि प्रेजेंटेशन गलत है, ठीक है। ये तमाम रिस्क हैं, अब इन्हीं रिस्क के ऊपर रेलिवेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो भाई ये 6 एजर्शन हैं, 6 एजर्शंस के ऊपर बस करना है। पहली एजर्शन उठाएं जी कंप्लीटनेस, हमने कहा जी कंप्लीटनेस के ऊपर हमने एविडेंस लेना है। देखें किस तरह इजीली मिलता है एविडेंस, 7 प्रोसीजर ज़हन में रखने हैं, ठीक है। एविडेंस ले लेते हैं। कंप्लीटनेस का मकसद क्या था, पहले नेचर समझ लेना। कंप्लीट हमारा रिस्क ये है कि तमाम के तमाम एसेट नहीं लिखे हुए यहाँ पे, तमाम के तमाम एसेट नहीं लिखे हुए, कोई एसेट मिस है, ये हमारा रिस्क है। क्या करेंगे, जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं उन्होंने देखी जाइए, वो तो भाई मौजूद है, वो तो एग्जिस्टेंस का मसला है, वो एग्जिस्टेंस में देखेंगे उस चीज़ को भी कि यार ये जो एसेट शीट में आ रहे हैं सारे पढ़े भी हुए हैं कि नहीं, ये एग्जिस्टेंस का इशू है, कंप्लीटनेस का ये इशू नहीं है। मैं जो लिखे हुए हैं उनको ढूंढता फिरूं, तो ये तो भाई कंप्लीटनेस यहाँ पे कहाँ हुई। मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए जो होगी लेकिन इनके सिस्टम में नहीं आ रही, ठीक है। तो भाई मैं क्या करूँगा, उसने कहा ऑब्टेन और प्रिपेयर अ स्केड्यूल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, एक स्केड्यूल मतलब फिक्स एसेट स्केड्यूल बना लें, शोइंग कॉस्ट और वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट, उसको आप एक देखें। फिर उसको रिकनसाइल दिस लिस्ट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग बैलेंसेज, ओपनिंग बैलेंसेज के साथ इसको कंपेयर करें, फ़र्क नज़र आएगा। एक तो पहले आपको देखें स्टेप वाइज है, कोई भी एक लाइन करके नहीं हमें एविडेंस मिल जाना। हमने क्या किया, इस साल का हमने बना लिया, अब उसको हम कंपेयर करेंगे ओपनिंग बैलेंस के साथ, मतलब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, कंपेयर किया, हमारे सामने कोई फ़र्क आ गया,
ठीक है। अगर तो आ गया फ़र्क, इसका मतलब कोई एडिशन डिलीशन वगैरह हुई है। अब हम उसको देखें। हमने कहा जो भी आपके एडिशन डिलीशन वगैरह हुई है वो हमारे सामने नज़र आ जाएगी। सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ एसेट्स दैट फिजिकली एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड हुज एग्जिस्टेंस हैज़ बीन वेरीफाइड, और जिनकी वेरीफाई हो चुकी है। हो सकता है ना कि कोई आप फिजिकली एग्जिस्ट वाला देखें, मतलब फिजिकल एग्जिस्ट से मुराद है कि शीट में नहीं देखना, ज़मीन पे देखें पड़ा हुआ, ठीक है, उसको आपने देख लिया और उसकी एग्जिस्टेंस भी वेरीफाइड है, क्योंकि हर एसेट की एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई करनी है। एग्जिस्टेंस है ही, वो शीट के अंदर भी मौजूद था, ज़मीन पे भी मौजूद था। अब आपने कहना अच्छा तू भाई ज़मीन पे तो मौजूद है, अब आपने क्या करना है, उसको एसेट रजिस्टर के अंदर ढूंढना है। वही इसको आप लिख लें, इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, शीट टू सॉरी फ्लोर टू शीट कहा जाता है। जब आपने एग्जिस्टेंस या अकरेंस देखनी हो, एग्जिस्टेंस बेसिकली, तो आप क्या करते हो, शीट टू फ्लोर ढूंढते हो। यहाँ पे लिखा हो, उधर दिखा, ये एग्जिस्टेंस को देख रहा हूँ यार, ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। जब मैंने कंप्लीटनेस देखनी है तो मैं फर्श पे पड़े हुए एसेट को शीट के अंदर ढूंढ रहा होता हूँ। अच्छा यार फ्लाम वाला एसेट दिखाओ, इधर पड़ा हुआ है, ये कंप्लीटनेस है। उसने कहा वही कर लें आप। देन ऑब्टेन और प्रिपेयर रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन का मतलब पता है ना, रिकंसिलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट जगह से डाटा लेकर उसको आपस में रिकंसाइल करना, आपस में देखना क्या वो कोरोबोरेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली रेलेवेंट डाटा, ये नहीं कि अब आप एसेट्स को कंपेयर करने लग जाओ सेल्स के साथ, वो उधर से क्या निकलना है। जैसे हमने कल पढ़ा था सेल्स की क्वांटिटी को, हमने कहा था कि यार प्रोडक्शन का जो है वो आपने देखी, ओपनिंग बैलेंस क्या था, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुई, क्लोजिंग क्या हुई है, ठीक है। अब जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन और क्लोजिंग के बाद जो फ़र्क बचता है वो क्या है, कंजम्पशन है आपकी, कि वो सेल हुई है, उतनी ही क्या सेल क्वांटिटी के अंदर भी शो हो रही है, मतलब सेल्स के अंदर भी क्या उतनी ही क्वांटिटी शो हो रही है जितनी प्रोडक्शन वालों का शो हो रहा है कि इन्होंने सेल्स के लिए भेजी है। इस तरह आपने क्वांटिफाई करना होता है, इस तरह रिकंसाइल करना होता है। बैंक स्टेटमेंट को भी आप देख लें, बैंक बैलेंस को किस तरह आप करते हैं, आप कहते हैं जी लेजर का बैलेंस बैंक का क्या है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है, बीच में जो फ़र्क है उसको रिकंसाइल, उसको फ़र्क को निकाल लेते हैं। तो इसी तरह भाईजान इधर भी वो कह रहे हैं ऑब्टेन और प्रिपेयर। ऑब्टेन का मतलब है कि अगर बनी बनाई है तो वही ले लो, या खुद प्रिपेयर करो, मतलब रीपरफॉर्म करो, रीपरफॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। पहला है जी ऑब्टेन करो, ऑब्टेन से मुराद है लेकर इंस्पेक्ट कर लो, उसको देख लो, या प्रिपेयर करो मतलब रीपरफॉर्म करो। A reconciliation of ledger balances for tangible non-current assets with the asset register and investigate any difference। वो कहते हैं देखो लेजर के अंदर बैलेंसेस आ रहे हैं जी, फलां कंप्यूटर का इतना बैलेंस है, इसका इतना बैलेंस, इसका इतना बैलेंस। अब उसको फिक्स एसेट रजिस्टर जो जिसके अंदर सारी डिटेल आ रही, कौन कौन से एसेट हैं, वन बाय वन। देखो लेजर के अंदर अमाउंट्स आ रही होती हैं, उधर क्वांटिटी तो नहीं आ रही होनी ना। लेजर एंट्री बताता है ना कि भाई ये डेप्रिसिएशन है, ये एसेट खरीदा है, परचेज है वगैरह वगैरह, वो अमाउंट्स बताता है, वो क्वांटिटी नहीं बताता कि 5 एसेट है 6 एसेट। वो क्वांटिटी कहाँ पड़ी होगी, फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर लिखी होगी। मेंशन कर लें यहाँ पे अगर नहीं समझ आ रही तो, ठीक है, या भूल जाएगा तो। भाई फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर क्वांटिटी वाइज चीज़ें लिखी होती हैं, मतलब अमाउंट्स भी होती हैं स्पेसिफिकली एक एक आइटम की। लेजर के अंदर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर अमाउंट होती है। अब आपने क्या करना है कि भाई इधर फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर क्वांटिटी भी है, अमाउंट भी आ रही है, इसको कंपेयर करें हर हेड को, क्या कंप्यूटर इतने ही है जितने उधर बैलेंस आ रहा है, फलां चीज़ इतनी है जितनी उधर आ रही है, रिकंसाइल होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब अमाउंट्स वेरीफाई होंगी तो इनडायरेक्टली आपकी क्वांटिटी भी वेरीफाई होगी। तो बात आई है समझ। सेकंड आ गया एग्जिस्टेंस। यार जो लिखे हुए एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए सिंपल आप शीट आप देखेंगे, शीट में से फिर कुछ निकाल के उनको इंस्पेक्ट करेंगे, खुद देखेंगे जाके, वेरीफाई करेंगे, घूरेंगे उसको, ठीक है, ये एसेट किधर है, वही 7 प्रोसीजर में से इंस्पेक्शन का प्रोसीजर है सिंपल। लेकिन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट कौन से देखने हैं, ये हमें अब ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ आएंगे, याद नहीं रहने। ये मैं जितना मर्जी कह लूँगा, शीट है, आगे कट ऑफ की बातें आएंगी, अब गेट इनवर्ट पास, गेट आउटपुट पास, GRN GDN, ये नहीं याद रहनी जब तक लिखेंगे नहीं। ये सवाल ही नहीं पैदा होता याद रहे, तो लिखना है, समझना है क्लास में, फिर इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब उसने कहा कि भाईजान आप इसको भी करें, देखें ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन देखते हुए नोट वेदर द एसेट इज़ इन यूज़ एंड द कंडीशन दैट इट इज़ इन। ये भी बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या एसेट यूज़ में भी है या नहीं है। अगर एसेट यूज़ ही नहीं हो रहा तो उसके ऊपर तो इम्पेयरमेंट चार्ज होना चाहिए। आइए 36 पड़ा हुआ है ना। इम्पेयरमेंट क्या होती है, जब आपको लगे यार इस एसेट से अब वो वाले बेनिफिट्स नहीं मिलने जो मैंने पहले एक्सपेक्ट किए हुए थे। मेरी कैरिंग अमाउंट लिखी है 50 लाख रुपए की एसेट की, ठीक है, वो तो लिखी गई थी कि प्रोबेबल बेनिफिट 50 लाख से ज़्यादा होंगे उस हिसाब से, मतलब कैरिंग अमाउंट एक चल रही थी।
क्योंकि जब आप एसेट खरीदते हो तब वो जब आपको उम्मीद हो गया मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिलने हैं, लेकिन अगर अब प्रोबेबल बेनिफिट्स ही नहीं है, एसेट की हालत ही ऐसी है, ना उसकी फेयर वैल्यू नहीं यूज़ है, ना वो बिकना है सही तरह, तो भाई उसको इम्पेयरमेंट चार्ज करनी पड़ेगी। इसलिए वो कहता है कि इम्पेयरमेंट के हवाले से भी आपको इंडिकेशन मिल सकती है, निशानी मिल सकती है कि यार इम्पेयरमेंट तो नहीं चार्ज होनी, इम्पेयरमेंट का जो रिस्क था हमारा वो भी थोड़ा सा इधर से कवर हो सकता है। ठीक है, फॉर एन एसेट रजिस्टर हेल्ड ऑन एन आईटी सिस्टम, अगर आईटी सिस्टम है तो भाई ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए सैंपल सेलेक्ट करें, उसमें से देखें। क्लियर है। आगे आ गया एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन, तो भाई उसके लिए भी आपने जैसे उसने कहा कि अगर कॉस्ट के ऊपर है फिर क्या करना है, अगर आपका वैल्यूएशन के ऊपर फेयर वैल्यू के ऊपर है फिर क्या करना है। तो भाई कॉस्ट के ऊपर है तो फिर भी सिंपल है कि जो जो एडिशंस वगैरह हुई हैं चीज़ में, लैंड बिल्डिंग है उसके अंदर ज़ाहिर बिल्डिंग बनी है, खर्चे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसको कंस्ट्रक्शन के खर्चे हुए हैं, सारे देखें, इनवॉइसेस वगैरह के सर वेरीफाई करें। ठीक है, मतलब वो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर आ जाता है, वो उसको आप देखें, कुछ कैलकुलेशन खुद करके देखें, रीकैलकुलेशन परफॉर्म करें, उन्हीं 7 प्रोसीजर्स में से है। इस तरह फर्नीचर वगैरह का भी आपने यही देख लेना है। ठीक है, वैल्यूएशन वाले का क्या है, वैल्यूएशन क्योंकि फेयर वैल्यू होती है हमेशा एक बाहर वाला बंदा करके बताता है, मैनेजमेंट खुद नहीं करती, बाहर वाले बंदे ने बताया होगा। बाहर वाला बंदा क्योंकि मैनेजमेंट ने हायर किया है, दैट इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उसको आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलते हो। आइजा 500 पैरा 9 ये कहता है कि भाई वो आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। अब आपने क्या करना है, आपने भाई मंगवानी है उसकी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट मंगवाई, पहले तो आपने देखना है बंदा कौन है, बंदा इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी है, उसके अंदर तीनों चीज़ें देखनी होती हैं, याद रखें। ये हमें स्पेसिफिकली आइजा 500 ने बताया हुआ है। जब हमने कल पढ़ा था कि भाई पहले आपने स्पेशल प्रोसीजर रेलेवेंट देखना है, किसी जगह बताया तो नहीं हुआ, इसका बताया हुआ है उधर। ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का। अब ये कैसे आएगा, ये लिख कर आएगा। जब आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के 1-2 सवाल करेंगे, हाथ से गुजारेंगे लिख कर, तो फिर आपको पता लग जाएगा यार मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ ये सलूक करना होता है। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई रिपोर्ट उसकी ले ली, हमने फिर देखा कि उसकी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी है या नहीं। फिर हमने देखा कि उसका मेथडोलॉजी क्या थी काम करने की, उसकी जो रिपोर्ट है वो हमारे काम आ भी सकती है या नहीं। अगर हमें उसके ऊपर शक है कि भाई नहीं ये इंडिपेंडेंट नहीं है बंदा, इंटेग्रिटी नहीं है इसकी, या कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम अपना एक्सपर्ट भी हायर कर सकते हैं, उसको ऑल्टर एक्सपर्ट कहा जाएगा, जो कि हम आगे जाके 600 सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको आप हायर करेंगे, उसके हिसाब से फिर देख लेंगे। और ये कि डाटा वगैरह उसने सही यूज़ किया, जो अजम्पशंस उसने ली। देखो फेयर वैल्यू एस्टीमेट है ना, कौन सा बिक रही है चीज़। देखो हमने कहा जी बिल्डिंग 5 की नहीं 12 करोड़ की, किस बेस पे कहा यार 12 करोड़ की बिक जाएगी, बिकी तो नहीं ना भाई, अभी एस्टीमेट है ना। तो क्या एजम्पशन है, एजम्पशंस रीजनेबल भी है या नहीं है, एस्टीमेट्स है। तो आइजा 540 कहता है कि एस्टीमेट्स की रीजनेबलनेस को भी आपने देखना है, तो आपने उस चीज़ को भी देख लेना है। ठीक है, एंड पे वो कहता है कंसिडर द नीड टू यूज़ ऑडिटर एक्सपर्ट। अगर आपको फटा बीच में लग रहा है कोई, तो फिर आप एक्सपर्ट अपना भी रख सकते हैं। देन जी डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट के ऊपर अलग से वो आपको बताने लगा। ठीक है, इसका सिंपल क्या है कि डेप्रिसिएशन रेट्स जो दिए हुए हैं, क्योंकि वो एस्टीमेट्स होते हैं, ये देखें बातें लिंक करके चलनी है, हमने कोई चीज़ मिस नहीं करनी। रेट्स एस्टीमेट है ना, हमने कहा हुआ कि ये 15% के ऊपर मैं इसको चार्ज कर देता हूँ, भाई हो सकता है वो अगले साल ही तबाह हो जाए ऐसे सारा, तो एस्टीमेट ही है ना, मैंने एक एस्टीमेट किया नहीं इतने साल निकाल देगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चलते हैं, हमने कहा ये 5 साल यूज़फुल लाइफ है, इसकी 10 साल यूज़फुल लाइफ है, बिल्डिंग की हम आमतौर पे 20 साल रख लेते हैं, भाई अभी रख ली है, एस्टीमेट ही है ना, खुदा ना खासा हो सकता है बिल्डिंग 2, 3, 4, 5 साल बाद गिर जाए, तो एस्टीमेट है। तो भाई वो एस्टीमेट्स जो हैं या जो डेप्रिसिएशन रेट्स हैं, आइजा 540 फिर बीच में आ गया अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। वो कहता है कि भाईजान इसको भी असेस करें, इसकी रीजनेबलनेस कैसी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को फिर रीकैलकुलेट करके देखें उन्हीं के रेट दिए हुए के मुताबिक। फिर ये भी ख्याल रखना है कि उन्होंने जो पॉलिसी यूज़ की है वो कौन सी है, क्या वो पॉलिसी ठीक भी है, वो कोई और अपने पास नहीं कोई पॉलिसी निकाल के ले आए। ठीक है, और अच्छा जो अकाउंटिंग पॉलिसी ली है क्या उसके मुताबिक ही उन्होंने आगे जाके इसको यूज़ भी किया है, इम्प्लीमेंट भी किया। कई बार होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा होता है स्ट्रेट लाइन बेसिस, जब कैलकुलेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन बेसिस पे हो रही होती है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, वो ऑब्वियसली मिस स्टेटमेंट में कंसीडर की जाएगी अगर मैनेजमेंट उसको सही नहीं करती। गेंस डिस्पोजल वगैरह हैं उनको आप देखें, इम्पेयरमेंट को देखें IAS 36 के मुताबिक। ठीक है, पहले तो इम्पेयरमेंट की इंडिकेशंस आपने IAS 36 के अंदर पढ़ा होगा कि उसकी इंडिकेशंस क्या है। जब सेल्स गिर रही हो इसका मतलब क्या है कि एसेट्स को फ़ायदा नहीं दे रहे जो इनसे मिलना चाहिए था। ठीक है, जब एसेट्स की वियर एंड टियर इतनी ज़्यादा हो जाए कि अब वो चलने के काबिल नहीं रहा,
वैसे तो वेयर एंड टियर डेप्रिसिएशन में आती है ना, लेकिन अगर एसेट की हालत इतनी गैर हो गई है कि अब वो बिल्कुल हमें बेनिफिट दे ही नहीं सकता तो इम्पेयरमेंट में जाएगा। देखिए इंपेयरमेंट और डेप्रिसिएशन का फ़र्क आप लोगों ने समझ के चलना है, और ये बड़ा ही बुनियादी एक फ़र्क है, कॉन्सेप्चुअल फ़र्क है। डेप्रिसिएशन है जी जो उसके यूजेज की वजह से होना है, इम्पेयरमेंट बेसिकली होती है कि उससे बेनिफिट नहीं है वो मिलने। देखिए जब हम इम्पेयरमेंट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट के अंदर मसला हो रहा होता है कि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो आपने वैल्यू लिखी हुई है वो ज़्यादा ओवर स्टेट करके ज़्यादा लिखी हुई है, किससे, आपकी रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट आपकी क्या होती है, हायर ऑफ आपका जो है फेयर वैल्यू इन यूज़, ठीक है। कि अगर भाई आप इसको यूज़ करते रहें अगले जब तक इसकी ज़िंदगी है तो उसको फिर डिस्काउंट बैक करके अगले 5 सालों में उसको डिस्काउंटिंग करके, डिस्काउंटिंग का पता है ना, किया तो होगा ये सारा काम, बैक डेट पे उसको रिवर्स करके आप आज की डेट पे उसकी वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगले 5 सालों में 50 लाख का फ़ायदा होना है इससे, लेकिन ऑब्वियसली 5 सालों में इन्फ्लेशन भी तो होना है, तो उस सारे का इफेक्ट खत्म करते हुए आज की डेट पर अगर मैं करेंसी निकालूँ तो मुझे इससे 35 लाख का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर इसको मैं बेचने चला जाऊं तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेरी कितनी है, ठीक है। मैंने कहा यार ये 35 लाख है, ठीक है, 3.5 मिलियन है। ये जो मेरी अगर मैं फ़ौरन इसको बेच दूँ ना तो 4 मिलियन है, तो भाई 4 मिलियन मतलब कि इन दोनों में से हायर आप ले सकते हो, ये रिकवरेबल अमाउंट है। अगर मेरी कैरिंग अमाउंट लिखी होती 7 मिलियन की तो भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा इसको ओवरस्टेट करके लिखा हुआ है, असल में इसकी वैल्यू अब सिर्फ 4 मिलियन की रहेगी। इसका मतलब इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए 3 मिलियन से, ठीक है। तो ये इंडिकेशंस इसकी ढूंढनी होती हैं पहले हमने, यार कोई ऐसी इंडिकेशन तो नहीं नजर आ रही जहाँ से ये लगे कि यार इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कोई रिस्क तो नहीं है ऐसा, ठीक है जी। फिर वो कहता है जी आप कंट्रोल्स के की भी टीओसीज कर लें, इम्पेयरमेंट वगैरह के ऊपर क्या है, रिकैलकुलेट कर लें इम्पेयरमेंट को। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के ऊपर है, ये भी सिंपल है कि आपने ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स थे, टाइटल बेसिकली देखना होता है। लैंड एंड बिल्डिंग है तो उनके वो डीड वगैरह देखें, ठीक है, फर्दें शर्तें जो होती हैं उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट देखें। व्हीकल्स है तो उनको भी आप देख लें, व्हीकल के अगर वो नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। स्कोप लिमिटेशन नहीं कहते ना, कल हमने कहा था कि आपने कहा कि मैं इंस्पेक्ट करूंगा, वो 7 प्रोसीजर में से आपने चूज़ किया इंस्पेक्ट वाला कि भाई यार मुझे इसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, आई वांट टू इंस्पेक्ट देम, सही है, एज पार्ट ऑफ माय ऑडिट प्रोसीजर्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ओनरशिप के डॉक्यूमेंट तो नहीं है, वो उधर पड़े हुए हैं उधर पड़े हुए हैं। तो अब क्या आप फ़ौरन इसको स्कोप लिमिटेशन लिख लें कि मुझे एविडेंस नहीं मिला, नहीं सर, आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करें। ऑल्टरनेट क्या, वेबसाइट मौजूद है यार, वेबसाइट पे जाओ वहाँ से देख लो, कम से कम व्हीकल्स का तो मिल सकता है ना, ठीक है। अच्छा अब अगर बात करें लैंड का, मैंने पूछा है वो नहीं उसको मिल रहा, अब वहाँ पर भी जो है आप कोशिश करें कि अगर तो रेलिवेंट इदारे से लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू से आपको मिल जाए, वो आमतौर पे नहीं देते बाहर वाले बंदे को, लेकिन अगर लेट से उधर से निकल आता है तो फिर वो वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं मिलता फिर वो आपके पास और क्या तरीकाकार है उसका, तो आप उसकी इन्वॉइसेस देखेंगे, इन्वॉइसेस के ऊपर क्या कंपनी का नेम आ रहा था, ठीक है, कंपनी के नाम पे बनी है, क्या बनी है, जो उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं, लैंड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कंपनी के नाम पे बना है किसके नाम पे बना है, वहाँ से आपको पता चल सकता है। वो भी नहीं मिलते फिर आप जा कहेंगे स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन तो इजी है, प्रेजेंटेशन का भी डिस्क्लोजर वगैरह देखने होते हैं, ठीक है जी। बस लास्ट बच गया एडिशंस एंड डिस्पोजल्स। एडिशन से मुराद क्या है जी, ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या क्या नए खरीदे हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये होता है मिस क्लासिफिकेशन का, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि यार पता नहीं रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ होना हो लेकिन हमने कैपिटल के अंदर डलवा दिया, कंपनी डाल दिया, कैपिटल था रेवेन्यू के अंदर, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसको किस तरह कवर किया जा सकता है, ऑब्वियसली सैम्पल बेसिस पे आप पहले तो आप ड्यूरिंग दी जो मूवमेंट हुई है, एडिशन डिलीशन है, वो सारी आपके सामने आ रहेगी। सैम्पल बेसिस पे आप देखेंगे, उनमें से कुछ के आप डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर लेंगे, कुछ को फिजिकली वेरीफाई भी कर लेंगे जाके, ठीक है, फिजिकल वेरीफाई भी कर लिया, एग्जिस्टेंस भी आपने उनकी देख ली है, इंस्पेक्शन भी कर ली डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ से आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी पता लग गया कि क्या इन्हीं के राइट्स हैं। बात आ रही समय तो वो आपकी एडिशंस भी इस तरह वेरीफाई हो जाएंगे, डिस्पोजल भी। अच्छा अब डिस्पोजल के टाइम पे आपको पता है कि आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी निकालना होता है, तो क्या देखें क्या वो भी सही तरह से निकली है, क्या उसका जो एंट्री अकाउंटिंग एंट्री वो ठीक है या नहीं है। फिर ये एक चीज़ होती है कि कंपनीज एक्ट 2017 स्टार्ट में चले जाएं, पहले लेक्चर में हमने एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो AFRF है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो कौन बताता है, वो कंपनीज एक्ट 2017 बताता है। कंपनीज एक्ट 2017 एक तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, साथ ही वो अपना रिलेटेड डिस्क्लोजर भी बताता है, स्केड्यूल भी बताता है कि यार मेरा स्केड्यूल है, इसको भी ज़रा फॉलो करना है, इसके अंदर भी मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है इन एडिशन टू दोज IFRS, सिर्फ IFRS को नहीं मानते रहना, मेरी वाली भी कुछ है। अच्छा अब उसका जो 4th और 5th स्केड्यूल है वो ये कहता है कि भाई आपने अगर कोई डिस्पोजल किया है तो आपने वो डिस्पोजल भी लिखना है वहाँ पर, ठीक है, कि मैंने किसको किया है,
कौन सी पार्टी थी, ठीक है, कि और इसका मोड क्या था, किस तरह से मेरे पास आया, ये आपने उसको भी डिस्क्लोज करना होता है। तो अब ऑब्वियसली बतौर ऑडिटर आपको सिर्फ आईएफआरएस का ही ना पता हो, बल्कि आपको दूसरी चीज़ों का भी आइडिया हो कि कंपनीज एक्ट वगैरह या लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। इस तरह हो सकता है कि और आप बैंकिंग का ऑडिट करें तो उसके जो अपने लॉज हैं बैंक के, उनके भी मजीद हो, इंश्योरेंस का करें हो सकता है उनके भी डिफरेंट तरह हो। तो भाई पूरा एक नॉलेज लेकर जाना होता है आपने, ठीक है जी। तो अब इसमें भी यही है कि एडिशन में भी ऑथराइजेशन वगैरह ऑब्वियसली हमें रिस्क एक ये भी होता है ना कि यार अनऑथराइज परचेजेज ना कर ली हो, रिक्वायर्ड ही नहीं थी चीज़ें वो ना कर ली हो, तो आप ऑथराइजेशन वगैरह भी कर लेते हैं। वो बेसिकली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर होता है, वो सब्सटैंटिव नहीं है, वो कंट्रोल्स का वैसे तो पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो भी साथ आप कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि जब आप देख रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह या परचेज ऑर्डर वगैरह उसके ऊपर साइन तो किए ही होंगे इन्होंने, तो साथ साथ भी कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं, ठीक है। अब उसने एंड पे लिखा एज ऑलवेज द प्रिसाइज नेचर ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर मस्ट रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व्ड। ये वो बात बड़ी अहम कर रहा है, कहता है भाई आपने सिर्फ रेलेवेंट असर्शन के बारे में बात करनी है उधर पेपर के अंदर, खप्पे नहीं मारनी कि भाई आप वहाँ पे हर तरह के प्रोसीजर लिखने लग जाए, नहीं नहीं, तो सिचुएशन को पढ़ना है, समझना है, सर्कमस्टांसेस को, उसी के वाले से सिर्फ बात करनी है आपने, ठीक है। फिर वो कहते हैं दिस इज मिरर्ड इन द एग्जाम बाय द पर्टिकुलर सिनेरियो सेट एज फॉर एग्जांपल एन एंटिटी मे कंस्ट्रक्ट इट्स ओन नॉन करंट एसेट रादर देन बाय देम फॉर एन फ्रॉम एन आउटसाइडर सप्लायर। अब वो देखिए वो कहता है कि भाई जब एक एंटिटी है उसने खुद एक बनाया है, मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्ट किया है एसेट, उसने ख़रीदा नहीं है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैं एडिशंस को देखूंगा, मैं इन्वॉइसेस को देखूंगा, परचेज ऑर्डर को देखूंगा, कहते हैं रेलेवेंट ही नहीं है भाई, उसने खुद बनाया। आपको चाहिए आप ये देखें कि मटेरियल उसके ऊपर जो लगा है वो मतलब उसको आप वेरीफाई करें, उसकी जो लेबर लगी है उसको वेरीफाई करें, उनकी कॉस्टिंग वगैरह, ठीक है, बात आई समझ। तो आपने सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड करना है। तो भाई ये इसको ना आपने अच्छे से, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इसको पढ़ें तसल्ली के साथ, ठीक है। देखिए हमने ना इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अभी एक तो तरीका ये है कि हम साथ साथ कर लें, मुझे लगता है कि इसके बजाय हम एक सेशन जो रखें ना इंशाल्लाह उसमें कवर होंगी चीज़ें, ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर एंड हो जाए, रिस्क के एक दो स्टैंडर्ड रहते हैं वो एंड हो जाए, हम रिस्क की भी हमने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके भी हमने कोई, मेरा प्लान है कोई 10 के सवाल है मैं आपको करवाऊंगा, करवाने से मुझे ये नहीं कि सारा सारा यहाँ पे लिखना है, मैं ओबियसली उसका आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, 10 के सवाल उसके मेरे माइंड में है, और कोई 10-12 ऑडिट प्रोसीजर्स वाले, इसके तो खैर मैं प्रोसीजर भी बुलेट में लिखूँगा, मतलब एक एक वर्ड पॉइंट लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमने करनी है, ये इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ना, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने पूछ लेनी, ओके। ये एग्जाम्पल एक दी हुई है इन्होंने, ये आप लोगों ने लिख कर करनी है, आगे देख लें, ये कंस्ट्रक्टिव को रिक्वायर्ड फ्री होल्ड लैंड वगैरह वाली, ये आपने लिख कर करनी है, असाइनमेंट जमा करवानी है, ठीक है।